अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 6 जो कि हमारे साथ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत हम पॉपुलेशन चेंज से करेंगे और पॉपुलेशन चेंज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन चेंज से आखिर क्या मुराद है। तो यहाँ पर आपको डिफिनीशन दी गई है जिसमें कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एट द एंड एंड द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड इज कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज। बहुत ही आसान डिफिनीशन है। जिस तरह से इस डिफिनीशन में आपको बताया गया है कि पॉपुलेशन चेंज से मुराद ये है कि ये हमारे साथ पॉपुलेशन के साइज़ में वो डिफरेंसेस का आना होता है जो कि हम एक पीरियड के स्टार्ट होने से पहले उस टाइम हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और इसी तरह से उस पीरियड के जब ख़त्म होने का टाइम आ जाए तो उसके आखिरी लम्हात में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो स्टार्ट में हमने जो डेटा कलेक्ट किया होता है और फिर जब उस पीरियड के लास्ट में हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो ज़ाहिरी बात है इस दोनों कलेक्शन डेटा के दौरान जो है हमारे पास एक टाइम पीरियड जो है गुजरा हुआ होता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो वाक़या हो चुकी होती है। तो जब हम फर्स्ट टाइम के डेटा को लास्ट टाइम के डेटा के साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नज़र आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये जो डिफरेंस होती है जो कि पॉपुलेशन के साइज़ में आई हुई होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पर अभी 2024 जो है इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। तो मिसाल के तौर पर 2024 का पहला मंथ हमारे साथ जनवरी है। जनवरी के फर्स्ट डेट को आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेट को आप डेटा कलेक्ट करते हैं और इसी तरह से फिर पूरा साल जो है गुजर जाता है और दिसंबर के लास्ट डेट को जो है आप दोबारा से क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अब फर्स्ट टाइम साल के बिगनिंग पर आपने जो डेटा कलेक्ट किया था और इसी तरह से साल के आखिर में जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो इन दोनों डेटा के दरमियान आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने जो है एक मुकम्मल टाइम पीरियड जो है वो गुजारा हुआ है, ठीक है, और इस टाइम पीरियड के दौरान ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चेंजेस जो है वो पॉपुलेशन में ना आई हुई हो, ठीक है। इस दौरान जो है बहुत सारे बर्थ जो है वो हो चुके होंगे, ठीक है, बच्चे पैदा हो चुके होंगे, बहुत सारे डेथ जो है वो हो चुके होंगे, बहुत सारे लोग जो है एक जगह से आपके मुल्क में जो है वो रहना उन्होंने शुरू कर चुके होंगे या बहुत सारे लोग जो है अपने मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल हो चुके होंगे। तो इनकी वजह से जो है पॉपुलेशन के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो आ चुका होगा। तो अब जब हम इस दोनों डेटा को कंपेयर करते हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है जो कि पॉपुलेशन की साइज़ में जो है आई हुई है, तो इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिफरेंस को हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। मज़ीद आगे कहते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ एंड नेट माइग्रेशन। और ये हमारे साथ किसके बराबर है, ये हमारे साथ बराबर है नेचुरल इंक्रीज़ के, सम ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ के और नेट माइग्रेशन के। तो सम ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ से क्या मुराद है, मतलब जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है, ठीक है, इसको अगर हम सम करें और इसके साथ साथ नेट माइग्रेशन जो है जिसमें हमारे साथ इमिग्रेशन भी आ जाता है और इमिग्रेशन भी आ जाता है, ठीक है, मतलब आई वाला जो इमिग्रेशन है और ई वाला जो इमिग्रेशन है ये दोनों आ जाते हैं। तो इसको जब हम सम करते हैं तो इससे हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में जो चेंजेस आई हुई होती है वो वाज़ेह हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पॉपुलेशन चेंज कहते हैं।
यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि पॉपुलेशन के साइज़ में किस तरह से चेंजेस जो है वो रूनुमा होती है। यहाँ तक जो है हमने अभी जितना भी पढ़ा हुआ है, तो बेसिकली इसमें हमने जो 3 बुनियादी इंडिकेटर पढ़े थे पॉपुलेशन चेंज के हवाले से। तो उसमें पहला हमारे साथ बर्थ रेट था, ठीक है, जिसको हम फर्टिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे साथ डेथ रेट था जिसको हम मोर्टिलिटी कहते हैं, और तीसरा हमारे साथ माइग्रेशन रेट था, ठीक है। बर्थ रेट और जो डेथ रेट है ये बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन साइज़ को क्या करती है, मुतासिर करती है। कैसे मुतासिर करती है? मिसाल के तौर पर एक कम्युनिटी है, ठीक है, और उस कम्युनिटी में जो है पर ईयर के लिहाज से बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं, तो उस कम्युनिटी की जो आबादी है वो क्या होंगी, वो बढ़ेंगी। तो इस वजह से हमारे साथ जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और इसी तरह से पॉपुलेशन की जो साइज़ है उसमें क्या आएंगी, उसमें चेंजेस रूनुमा होंगी। इसी तरह से एक दूसरी कम्युनिटी है जहाँ पर लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा घट रही है। मतलब यह है कि वहाँ पर लोग जो है बहुत तेज़ी के साथ उनकी डेथ हो रही है, जिसकी वजह से उस कम्युनिटी में लोगों की जो तादाद है उसमें कमी वाक़या हो रही है। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन साइज़ है वो क्या होंगी, वो डिक्रीज़ होंगी। तो यहाँ पर आपको जो है ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है ये पॉपुलेशन के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और ये पॉपुलेशन साइज़ को क्या करती है, चेंज करती रहती है टाइम के साथ साथ। सो ऑन ग्लोबल स्केल द चेंज इन अ पॉपुलेशन इज़ ड्यू टू द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, ठीक है। वही बात है कि पूरी दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो इसमें जो चेंजेस वाक़या होती है तो इसके पीछे बर्थ और डेथ रेट होता है, ठीक है। बर्थ और डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन में क्या आती है, चेंजेस आती है। फिर यहाँ पर आपको तीसरा इंडिकेटर जो है वो बताया जा रहा है, जो कि मैंने अभी आपको कहा, माइग्रेशन रेट, ठीक है। माइग्रेशन रेट की वजह से किस तरह से पॉपुलेशन साइज़ में चेंजेस आती है, तो ये भी बहुत सिंपल है कि आपके मुल्क में जो है वो मुहाजिर आना जो है वो शुरू कर जाए, ठीक है, और वो वहाँ पर आपकी कंट्री में जो है रहना शुरू कर जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपकी जो कंट्री का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें क्या आएगी, उसमें इजाफा होंगी। तो इस वजह से आपकी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। इसी तरह से आपके मुल्क से जो है आप मुहाजिरीन को क्या करते हैं, उनको अपने वतन वापस भेज रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो मुल्क की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें क्या आएगी, उसमें कमी आएंगी, और इस वजह से आपकी जो पॉपुलेशन साइज़ है वो क्या होंगी, वो डिक्रीज़ होंगी। किस वजह से, इमिग्रेशन की वजह से। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन ये दोनों क्या करती है, ये आपकी जो पॉपुलेशन साइज़ है इसको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, ठीक है। कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन चेंज, अब पॉपुलेशन के साइज़ में जो चेंजेस आती है, ठीक है, इस चेंजेस को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आपको एक सिंपल फार्मूला जो है वो दिया गया है, जिसमें कहते हैं कि ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इनटू इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन रेट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉपुलेशन में जितने भी चेंजेस रोनुमा होती है, वाक़ई होती है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये एक सिंपल फार्मूला है। यहाँ पर जो आर आपको दिखाई दे रहा है, आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो बी आपको नज़र आ रहा है, तो बी से मुराद क्या है, बी से मुराद बर्थ रेट है, ठीक है। इसी तरह से जो डेथ आपको डी आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे मुराद डेथ रेट है। आई से मुराद इमिग्रेशन रेट और ई से मुराद इमिग्रेशन रेट, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन साइज़ में जो चेंजेस आती है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला के ज़रिए, ठीक है।
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सो नेट माइग्रेशन रेट आपके पास किसके इक्वल है? नेट माइग्रेशन रेट इज इक्वल टू इमिग्रेशन रेट माइनस इमिग्रेशन रेट, ठीक है। आई वाला जो इमिग्रेशन रेट होता है इसका मतलब ये है कि आप अपने आबाई कंट्री को छोड़कर दूसरे मुल्क में परमानेंटली रहना शुरू करें तो इसको इमिग्रेशन रेट कहेंगे, ठीक है। और इमिग्रेशन रेट से मुराद ये है कि अपने ही मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह आप मुंतकिल होते हैं तो इसको कहते हैं इमिग्रेशन रेट, ठीक है। सो नेचुरल इंक्रीज किसे कहते हैं? नेचुरल इंक्रीज से मुराद ये है कि क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। अब क्रूड बर्थ रेट क्या है और क्रूड डेथ रेट क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आगे दोबारा से आया तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इंतहाई सिंपल है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इक्वल टू सम ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड नेट माइग्रेशन रेट, तो ये आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में इसके हवाले से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो बेहतर है कि आप यहीं पर अपने कंसेप्ट को क्लियर करें ताकि वहाँ पर आपको किसी किस्म की फिर मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब आ जाते हैं डिपेंडेंसी रेशो की तरफ। डिपेंडेंसी रेशो के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि एक कम्युनिटी में, मिसाल के तौर पर मैं पेशावर का क्या लेता हूँ, पेशावर का एग्जाम्पल लेता हूँ, ये हमारे साथ पेशावर की एक पॉपुलेशन है, ठीक है। अब पेशावर के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पेशावर में जितने भी लोग हैं तो इनमें कितने लोग ऐसे हैं जो कि ख़ुद मुख्तार है, जो कि ख़ुद से जो है पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, और अपने फैमिली को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी ख़ुद कर रहे हैं। और इसी तरह से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने पेरेंट्स पर जो है डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी जो ज़रूरियात है वो ख़ुद से पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, और वो कोई काम नहीं करते, ठीक है। तो इसको जब हम मेजर करते हैं तो इसको कहते हैं डिपेंडेंसी रेशो, ठीक है। मतलब द नंबर ऑफ नॉन प्रोडक्टिव डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव इज कॉल्ड डिपेंडेंसी रेशो, ठीक है। द डिपेंडेंसी रेशो इज अ मेजर showing the number of dependents to the total population is called डिपेंडेंसी रेशो। नंबर ऑफ डिपेंडेंट से क्या मुराद है? नंबर ऑफ डिपेंडेंट से मुराद ये है कि वो लोग जिनकी उम्र 0 से लेकर 14 साल तक की हो और वो लोग जो कि 65 साल की उम्र से ज़्यादा के हो, ठीक है, तो ये लोग आपके डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं, ठीक है। ये लोग जो है काम करने के काबिल फ़िलहाल नहीं होते, ठीक है। इसी तरह से वो लोग जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 64 साल तक होती है, तो ये वो एज है जिसमें लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जॉब कर रहे होते हैं और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? इस वजह से इसको इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसकी जब हम मेजरिंग करते हैं तो इसको हम डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। डिपेंडेंसी रेशो को आप टोटल डिपेंडेंसी रेशो भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है, कहते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज कॉल्ड डिपेंडेंसी रेशो। प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव के दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, ये आपके पास नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इनके दरमियान जब आप क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। प्रोडक्टिव से क्या मुराद है? प्रोडक्टिव से मुराद वो पॉपुलेशन जो कि ख़ुद मुख्तार होती है, जो कि काम रोज़गार कर रही होती है, जो कि अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही होती है। नॉन प्रोडक्टिव से मुराद वो लोग जो कि काम नहीं कर रहे होते, जो कि दूसरे लोगों पर इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो उनको हम नॉन प्रोडक्टिव कहते हैं, नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। ऑफन एक्सप्रेस इन नॉन प्रोडक्टिव पर 100 प्रोडक्टिव, इसको आप नॉन प्रोडक्टिव पर 100 प्रोडक्टिव भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये नॉन प्रोडक्टिव को आप ऊपर करें, नोमिनेटर में करें, और प्रोडक्टिव को आप डिनोमिनेटर में करें, इस तरह भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जस्ट आप लोगों ने कंसंट्रेशन से सुनना है ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाए। यहाँ पर आपको एक पॉपुलेशन पिरामिड दिया गया है। ये कौन सी कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड है? ये यूनाइटेड किंगडम का पॉपुलेशन पिरामिड है, जिसको हम यूके कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस
एज ग्राफ में अगर आप देखें तो 0 से लेकर 14 साल तक की उम्र के जितनी भी पॉपुलेशन है तो वो इसमें आते हैं। इस लाइन के नीचे जितने भी लोग आते हैं तो ये आपके पास जो है नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहलाएंगी। इसी तरह से अगर आप ऊपर देखें तो 65 से लेकर फिर ऊपर जितने भी एज के लोग होंगे, ठीक है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, तो ये भी आपका नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में आता है। अब इन दोनों के दरमियान का जो एरिया है जिसको मैं किस से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसको मैं ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये वाला जो पॉपुलेशन है ये आपका प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है, जो कि ख़ुद की ज़रूरियात ख़ुद से पूरा करते हैं और इसके साथ साथ अपने फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करते हैं और ये अर्निंग वाले पॉपुलेशन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। मतलब डिपेंडेंसी रेशो ये वो मेजरमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपनी पॉपुलेशन की या अपनी कम्युनिटी में कितने लोग डिपेंडेंट है, कितने लोग इंडिपेंडेंट है, इनकी हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये वही बात है जो कि मैंने आपको अभी बताई, ठीक है, कि ये हमारे साथ जो ऊपर वाला हिस्सा है तो ये ओल्ड एज डिपेंडेंट लोग हैं, नीचे वाले यंग एज के डिपेंडेंट लोग हैं और दरमियान में जो आपके पास पॉपुलेशन दिखाई दे रही है तो ये वो लोग हैं जो कि इकनॉमिकली क्या है, एक्टिव है, मतलब जॉब करने वाले लोग हैं, काम रोज़गार करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब आ जाते हैं डिपेंडेंसी रेशो कैन बी एक्सप्रेस एज। डिपेंडेंसी रेशो को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एमसीक्यूज में ये एक्सप्रेशन आ सकता है। डिपेंडेंसी रेशो इज इक्वल टू चिल्ड्रन 0 to 14 एज एंड एल्डर 65 एंड मोर देन 65 डिवाइडेड बाय 100 those of working age या divided by those of working age या independent population multiply by 100। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिपेंडेंसी रेशो का एक्सप्रेशन है जो कि एग्जाम्स में आ सकता है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। इंतहाई सिंपल है, इसमें मुश्किल वाली या कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाली ऐसी डीप बात नहीं है जो कि आपको मुश्किल लगे। सो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको यूके की एग्ज़ाम्पल दी गई है। मिसाल के तौर पर 1971 में डेटा के मुताबिक जो यंग एज लोग थे, ठीक है, उनकी तादाद 13,387 थी और जो ओल्ड एज लोगों की तादाद थी जो कि इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, सॉरी डिपेंडेंट थे, तो उनकी तादाद 7,307 थी। इसको हमने जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है उस पर हमने क्या किया, डिवाइड किया और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 65.45। सो फॉर एवरी 100 पीपल ऑफ वर्किंग एज देयर वर 65.45 डिपेंडेंट अपॉन देम, ठीक है, कि हर 100 लोगों के लिए जो कि काम करने वाले लोग हैं तो हर 100 लोगों के लिए जो है 65.45 लोग जो है वो उन पर क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। सेक्स रेशो ये भी ऑलरेडी स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि सेक्स रेशो से मुराद ये है कि एक पॉपुलेशन में मेल्स कितने तादाद में हैं और फीमेल्स कितने तादाद में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेक्स रेशो कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशो कहते हैं। The ratio of males to females in a population is called sex ratio। सिंपल बात है, ठीक है। Sex ratio is defined as the number of males divided by number of females, ठीक है। एक कम्युनिटी में, एक पॉपुलेशन में मेल्स कितने तादाद में हैं उसको डिवाइड करें फीमेल्स पर, ठीक है, फीमेल्स की तादाद पर, तो आपके पास सेक्स रेशो आ जाएगा। The numerator of the sex ratio males is not part of the denominator females, ठीक है। So आपके पास सेक्स रेशो का जो न्यूमरेटर है जो कि मेल है ये डिनोमिनेटर के पार्ट में नहीं आता, मतलब ये दोनों जो है अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है, और इस वजह से ये हमारे साथ प्रोपोर्शन नहीं कहलाएगी, ठीक है। अगर प्रोपोर्शन होता तो फिर हम एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखते कि प्रोपोर्शन ऑफ सेक्स रेशो इज इक्वल टू मेल डिवाइडेड बाय
टोटल पॉपुलेशन, मेल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जिसमें हमारे साथ डिनोमिनेटर में मेल प्लस फीमेल आता। तो इस वजह से ये हमारे साथ प्रोपोर्शन नहीं है बल्कि ये हमारे साथ रेशो है। ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन ये वही कंसेप्ट है जो कि हमने इस यूनिट के पार्ट 1 लेक्चर में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ था। इसके स्टेजेस को भी हमने डिस्कस किए हुए थे। यहाँ पर हम इसको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सो कहते हैं कि एज मोर्टिलिटी हैज़ चेंज द कॉज स्ट्रक्चर हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम अ प्रीपोर्डेंस ऑफ डेथ ड्यू टू इन्फेक्शियस एंड पैरासाइटिक causes to a preponderance of death due to degenerative causes और injuries। ठीक है। कहते हैं कि टाइम के साथ साथ जब मोर्टेलिटी रेट में चेंजेस आना शुरू हुई, तब्दीलियाँ आना शुरू हुई, मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज़ हुई, तो वो लोग जो कि पहले मरते थे उनकी डेथ हुआ करती थी इन्फेक्शंस की वजह से और पैरासाइटिक काजेज़ की वजह से। तो अब इनकी जो डेथ है वो डीजेनरेटिव काजेज़ और इंजरीज़ की वजह से हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि एडवांस ज़माना हो गया है, हर किस्म की बीमारी का इलाज जो है वो आ चुका है। तो इस वजह से बीमारियों की वजह से लोगों की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और जो डेथ होती है तो वो डीजेनरेटिव डिजीज़ की वजह से होती है या इंजरीज़ की वजह से लोगों की डेथ होती है। ठीक है। सो दिस चेंज विच इज़ एसोसिएटेड विद द चेंज इन एज पैटर्न ऑफ मोर्टिलिटी इज़ कॉल्ड एज द एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन। ठीक है। सो अब ये जो तब्दीली आई है जिसकी वजह से जो एज पैटर्न है, ठीक है, इसमें चेंजेस आ गई है। ठीक है। एज पैटर्न से मुराद ये है कि पहले के ज़माने में लोग जो है बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है। लेकिन आजकल के ज़माने में लोगों की जो डेथ है वो इतनी जल्दी नहीं होती, बल्कि वो 60-70 को क्रॉस करने के बाद ही जो है उनकी क्या होती है, डेथ होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेडिकल सिस्टम है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव हो चुकी है, और बीमारियों की वजह से बहुत कम लोग जो है उनकी डेथ होती है। ठीक है। जिसकी वजह से जो एज पैटर्न है वो भी चेंज हो चुका है। तो एज पैटर्न ऑफ मोर्टिलिटी में जो चेंजेस आई है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन कहते हैं। मजीद आगे कहता है कि ड्यूरिंग द एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट occurs in mortality and disease pattern whereby pandemic of infections are replaced by degenerative and man-made diseases। ठीक है। वही बात है जो कि अभी हमने कही कि एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन के दौरान पहले लोग जो कि एपिडेमिक और पेंडेमिक डिजीज़ की वजह से जो है उनकी डेथ हुआ करती थी, तो अब पेंडेमिक डिजीज़ के बजाय डीजेनरेटिव और मेन मेड डिजीज़ जो है वो आ चुकी है, जिसकी वजह से लोग जो है उन बीमारियों के साथ एक लंबे अरसे के लिए जो है जीते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जिनकी जो है इन बीमारियों की वजह से डेथ हो जाती है। अब आ जाते हैं एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन। एज किसे कहते हैं? एज से मुराद दौर, मतलब एक ज़माना। सो एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन ये हमारे साथ वो ज़माना कहलाता है जो कि मतलब वबाई अमराज और जो कहत साली है, ठीक है, तो कहत साली और वबाई अमराज का जो ज़माना है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन कहते हैं। फेमाइन किसे कहते हैं? कहत साली को कहते हैं। ठीक है। और पेस्टिलेंस से क्या मुराद है? पेस्टिलेंस से मुराद मतलब जितने भी वबाई अमराज है। ठीक है। सो वो दौर जिसमें कहत साली बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और वबाई अमराज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो उसको हम एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन कहते हैं। ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय हाई मोर्टेलिटी रेट, वाइड स्विंग इन द मोर्टेलिटी रेट, लिटिल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वेरी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ से जो है आपको इस टाइटल की समझ आ जानी चाहिए। कहते हैं कि ये हमारे साथ वो दौर था जिसमें जो मोर्टेलिटी रेट है ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत हाई हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि इस ज़माने में जो अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की जो है वो डेथ हुआ करती थी। ठीक है। और इसके साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ में जो है बहुत कम चेंजेस आती थी। पॉपुलेशन जो है ये बहुत
थोड़ी जो है ग्रो करती थी। इसके साथ साथ लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा क्या थी, लो थी। मतलब बहुत कम एज में लोगों की डेथ हो जाती थी, ठीक है। और वो 40 से ज़्यादा की उम्र तक पहुंचने में क्या होते थे, नाकाम होते थे। और बहुत कम लोग ही ऐसे देखने को मिलते थे जिनकी उम्र जो है 40 से ऊपर हो या 50 से ऊपर हो, ठीक है। एज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक, एज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक किसे कहते हैं, एज से मुराद दौर को कहते हैं। सो एज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो ज़माना था जिसमें वबाई अमराज में कमी वाक़या होने लगी थी। मतलब जो वबाई अमराज है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी होना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो क्यों हो गई थी इसको अब हम पढ़ेंगे। Epidemics become less frequent. Infectious diseases in general become less frequent and a slow rise in degenerative diseases begin to appear. ठीक है, वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही कि ये हमारे साथ वो दौर था जिसमें जितनी भी वबाई अमराज है तो उसकी शरह में कमी वाक़या होना शुरू हो गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ लोग बहुत कम इन्फेक्शियस बीमारियों की वजह से जो है वो मरते थे। और इसके साथ साथ वो बीमारियां, ठीक है, वो डिजेनरेटिव बीमारियां जो कि लोगों के साथ पूरी ज़िंदगी रहती है, ठीक है, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। अब यहाँ से आप इससे ये मतलब भी ले सकते हैं कि ये वो ज़माना था जिसमें जो मेडिकल हेल्थ सिस्टम है या हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें खातिर ख्वाह इम्प्रूवमेंट आ चुकी थी, जिसकी वजह से हर किस्म की बीमारियों का इलाज जो है वो शुरू हो चुका था। और इस वजह से लोग इन्फेक्शियस बीमारियों की वजह से नहीं मरते थे, उनकी जो अमवात की शरह है उसमें कमी आ गई। और इसके साथ साथ जो डिजेनरेटिव डिजीज़ है तो वो जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है इंक्रीज़ आना शुरू हो चुका था। एज ऑफ डिजेनरेटिव एंड मेन मेड डिजीज़, एज ऑफ डिजेनरेटिव एंड मेन मेड डिजीज़ से मुराद ये है कि ये वो दौर था जिसमें डिजेनरेटिव और मेन में डिजीज़ जो है वो पैदा होना शुरू हुए, ठीक है। लोग जो है नेचुरल बीमारियों की वजह से उनकी डेथ नहीं हुआ करती थी, बल्कि इंसानी हाथों की बनाई हुई बीमारियां जो है उससे मुतासिर होते थे और उससे ही उनकी क्या होती थी, डेथ होती थी। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इस ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा शुरू हुए, जिसमें कैंसर आ जाता है। ये हमारे साथ क्या है, डिजेनरेटिव है, जो कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहता है। डायबिटीज़ हो गई जो कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहता है। क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, जिसमें आपके पास क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ आ जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो गए, ठीक है। इसी तरह से इंजरीज एंड ट्रामा, तो ये सारी चीज़ें जो है इस दौर में होना शुरू हुई, ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पर देखें एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन में देखें तो एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन में जो क्या कहते हैं, जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट था ये बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत कम हुआ करती थी। पॉपुलेशन जो है वो ग्रो नहीं कर रही थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की क्या होती थी, लोगों की डेथ होती थी। इसी तरह से एज ऑफ पेंडेमिक जो है, एज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक, ये हमारे साथ वो दौर है जिसमें हेल्थ सिस्टम में जो है इम्प्रूवमेंट आए, जिसकी वजह से लोगों की जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव हुई। लोग जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से जो है वो उनका मरना जो है वो कम हुआ। और इसी वजह से लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हुई, वो इंक्रीज़ होना शुरू हुई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्प्रूव मेडिकल केयर एंड सोशल डिटर्मिनेंट इन्फ्लुएंस हेल्थ, मेडिकल केयर में बेहतरी आई। इसके साथ साथ जितनी भी माशरती फैक्टर है जो कि हेल्थ को मुतासिर करती है तो उसको इम्प्रूव किया गया, जिसकी वजह से लोगों की जो हेल्थ है उसमें क्या आ गई, उसमें बेहतरी आ गई। इसी तरह से जो लास्ट स्टेज है जिसको हम एज ऑफ डिजेनरेटिव या मेन मेड डिजीज़ या एज ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, तो यहाँ पर फिर हेल्थ सिस्टम जो है ये मुकम्मल तौर पर स्टेबल हो चुका था, लेकिन जो लोगों की डेथ हुआ करती थी तो वो इंजरीज की वजह से, ट्रामा, एक्सीडेंट्स की वजह से हुआ करती थी, ठीक है। फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन ये हमारे साथ वो दौर है, ठीक है। ये वो उस दौर के बारे में बात हो रही है जब
लोग जो है वो क्या करते थे, देहातों में रहा करते थे। उनके पास हेल्थ के हवाले से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो थी वो नहीं थी। इसके अलावा वो हेल्थ के हवाले से जो है अवेयर भी नहीं थे, सीरियस भी नहीं थे। इसके साथ साथ जो है वो जहाँ पर रहा करते थे वहाँ पर जो है वो लोग क्या करते थे, मतलब वेस्ट वगैरह उसको क्या करते थे और इसी तरह से गंदगी फैलाते थे, सफाई का कोई ख्याल नहीं रखते थे। ठीक है, तो इस वजह से इन लोगों को बीमारियां बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जो बीमारियां इनको हो जाती थी तो उसके लिए प्रॉपर इलाज नहीं हुआ करता था और इसी तरह से इनकी जो खात्मा है वो डेथ पर हो जाती थी। द फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन अकर्ड 100 centuries ago when men moved toward the agriculture society। ठीक है, जो हमारे साथ फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है तो ये आज से तकरीबन 100 सेंचुरीज पहले कबल जो है ये दौर हुआ करता था, जिसमें लोग जो है खेती बाड़ी वगैरह करते थे। ठीक है, और इसी तरह से खेतों में काम करते थे, इसी तरह से देहाती इलाकों में जो है रहा करते थे। By adopting the nomadic lifestyle, people stay in one place and increase their contact with human waste and contaminated their water supplies। ठीक है, अब अगर पुराने ज़माने के बारे में आप थोड़ा सोचिए, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा या आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि पुराने ज़माने के जो लोग हुआ करते थे तो वो जिस जगह पर रहते थे तो अपने खेतों में ही वो क्या करते थे, अपना वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट करते थे और इसी तरह से उसी वेस्ट के साथ फिर दूसरे लोग जो है उनका कांटेक्ट हुआ करता था जब वो खेतों में काम करते थे। और इसी तरह से जिस पानी से वो लोग पानी लेते थे अपने लिए पीने के लिए, ठीक है, तो उसी पानी को वो क्या करते थे, गंदा करते थे। तो मतलब ये है कि ये वो ज़माना है जहाँ पर सफाई सुथराई का कोई ख्याल जो है वो नहीं हुआ करता था। ठीक है, and even the cultivation of soil and the clearing of land expose people to insect bite, bacteria and parasites। ठीक है, और इसी तरह से जब लोग खेती बाड़ी किया करते थे, जब कटाई करते थे तो इस दौरान उनको जो है मुख्तलिफ इंसेक्ट्स का सामना करना पड़ता था, मुख्तलिफ बैक्टीरिया, मुख्तलिफ पैरासाइट्स को ये लोग एक्सपोज हुआ करते थे। जब वो पैरासाइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इंसेक्ट्स इन पर अटैक करती थी, इनको बाइट करती थी, तो इसकी वजह से इनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है वो लग जाती थी। एज cities grew and exploration of the surrounding world increased, men spread deadly diseases in ever greater number। ठीक है, और इसी तरह से जो ही सिटीज़ मतलब शहरों की बनावट शुरू हुई, शहर बनना शुरू हुए तो पूरी दुनिया में लोग जो है वो फैलना शुरू हुए, मतलब देहातों से वो निकले और शहरों की तरफ वो चले गए। तो इस तरह से वो लोग जो कि देहातों में बीमार हो चुके थे, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की वबाई अमराज जो है वो लग चुके थे, तो वो शहरों की तरफ जब चले गए तो इसी वजह से जो शहरी लोग हैं वो भी इनकी वजह से बीमारी के जद में आ गए और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वबाई बीमारियों का शिकार होना शुरू हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, दिस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज डिस्क्राइब एज द एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन। और ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है इसको क्या कहते हैं, एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि वो ज़माना जिसमें कहत साली और जो वबाई अमराज है ये बहुत ज़्यादा तादाद में हुआ करती थी। लोग कहत साली, भूख और वबाई अमराज की वजह से क्या होते थे, मरते थे। एपिडेमिक, फेमाइन एंड वॉर काज ह्यूज नंबर ऑफ डेथ। इसी तरह से वबाई अमराज की वजह से, भूख और अफलास की वजह से और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है कबीले एक दूसरे के साथ जंग किया करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की डेथ हुआ करती थी। इन्फेक्शियस डिजीज़ वर डोमिनेंट,
causing high mortality rate especially among children। और इसी तरह से जो infectious diseases है जिसमें एक से दूसरे को बीमारी जो है वो लगती थी। तो इस तरह की बीमारियां बहुत क्या थी, बहुत उरूज पर थी और ज़्यादातर जो अमवात होती थी तो इसी बीमारी की वजह से हुआ करती थी। और इसमें जो बच्चे हुआ करते थे, बच्चे बहुत ज़्यादा इसी बीमारी की वजह से उनकी क्या होती थी, डेथ होती थी। The domestication of animals brought other disease vectors in close contact with humans। एंथ्रिक्स, ट्यूबरकुलोसिस, गेन एक्सेस टू ह्यूमन होस्ट। और इसी तरह से जो देहाती लोग हैं वो माल मवेशी जो है वो पाला करते थे, ठीक है। इसी तरह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, मतलब जैसे पालतू जानवर कहते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, ठीक है, दुम्बे हो गए, तो ये क्या है, इसको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो इन एनिमल्स को पालने की वजह से भी उन एनिमल्स में जो बीमारियां हुआ करती थी तो उन बीमारियों से जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो क्या होना शुरू हुए, मुतासिर होना शुरू हुए। वेल इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, दिस ट्रांजिशन आल्सो इंट्रोड्यूस सेवरल सिग्निफिकेंट डिजीज फैक्टर, ठीक है। और इसी तरह से फूड की सिक्योरिटी जब इंक्रीज़ हुई, ग़िज़ा की सिक्योरिटी जब इंक्रीज़ हुई, ठीक है, तो इसकी वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, फूड पॉइजनिंग जो है वो शुरू हुए और लोग जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से भी मुतासिर होना शुरू हुए। स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा आल बिकम मेजर थ्रेट्स फॉर ह्यूमैनिटी। और इस दौर में स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी, कोलेरा हो गई, प्लेग हो गया, इन्फ्लुएंजा, इस तरह की जो बीमारियां हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की अमवात हो गई थी। फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन स्मॉल पॉक्स जो कि 12,000 ईयर्स ऑफ टेरर, मतलब 12,000 ईयर ऑफ टेरर मतलब तकरीबन 12,000 साल से जो है इसकी वजह से लोग जो है मुतासिर हुए हैं। इट फर्स्ट अपीयर इन एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका अराउंड 10,000 BC, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो पहला केस है ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में जो है तकरीबन 10,000 BC पहले जो है ये रोनुमा हुआ था। इजिप्शियन मर्चेंट स्प्रेड इट फ्राम अफ्रीका टू इंडिया। और इसी तरह से जो मिस्र के मुहाजिर क्या कहते हैं, मिस्र के जो ताजर लोग हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह तिजारत करने के लिए जाते थे, तो उन्होंने जो है अफ्रीका से इस बीमारी को लेकर इंडिया जो है लेकर आए, ठीक है। और इसी तरह से यूरोप में नियर द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, और इसी तरह से ये बीमारी यूरोप में 18वीं सदी के बिल्कुल एंड पर जो है ये पहुंच गई थी। द डिजीज़ अकाउंटेड फॉर नियरली 4 लाख डेथ ईच ईयर। और इस बीमारी की वजह से तकरीबन हर साल 4 लाख लोग जो है वो क्या होते थे, लोग में अजल बनते थे, ठीक है। प्लेग जिसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ताउन, द फर्स्ट रिकॉर्डेड केस ऑफ द प्लेग वाज इन चाइना इन 224 BC। इसी तरह से प्लेग का जो पहला केस है वो चाइना में रिपोर्ट हुआ था 224 BC में, ठीक है, बिफोर कैलेब। बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटब्रेक वाज इन यूरोप इन मिड 14th सेंचुरी। लेकिन इसका जो नुमाया केस अपेयर हुआ था वो यूरोप में हुआ था, जो कि 14वीं सदी के बिल्कुल मिड में जो है वो पेश आया था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा तादाद में लोग में अजर बने थे। ओवर 5 ईयर पीरियड फ्राम 1300 to 47 एंड 1347 to 1352 25 मिलियन पीपल जो है इसकी वजह से 5 सालों के अंदर 25 मिलियन लोग जो है इसकी वजह से मरे थे। 1/3 of half of the European population was swept out। और इसी तरह से यूरोप की 3 में से 1% आबादी जो है वो इस बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो चुकी थी। कोलेरा हो गई, द मेजर कोलेरा पेंडेमिक आर जनरली लिस्टेड एज फर्स्ट केस जो है 1817 से 1823 तक आया था। सेकंड जो इसका अटैक है वो 1829 से 1851 तक था। थर्ड 1852 से 1859 तक। फोर्थ 1863 से, और इसी तरह से जो 7th अटैक है वो 1961 से लेकर 1971 तक था, ठीक है, कोलेरा का।
इसी तरह से हाई लेवल ऑफ मोर्टेलिटी, इस स्टेज में जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चों की पैदाइश भी हुआ करती थी, लेकिन उसी तरह से ज़्यादा तादाद में लोग मरते भी थे। क्रूड डेथ रेट इज़ हाई, रेंजेस फ्राम 30 to 50 डेथ पर 1000 पॉपुलेशन। क्रूड डेथ रेट जो है मतलब हर 1000 पॉपुलेशन में 30 से लेकर 50 तक लोगों की क्या होती थी, डेथ होती थी। ठीक है, इसी तरह से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हर 1000 लाइव बर्थ में 200 से लेकर 300 बच्चे जो है इन्फेंट जो है उनकी क्या होती थी, डेथ होती थी। इसी तरह से जो फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है, इसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होती थी तो वो 20 से लेकर 40 साल तक होती थी। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो स्लाइड है ना जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये 4 पॉइंट जो है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। In this stage, women of children-bearing age also face considerable risk due to complication associated with pregnancy and childbirth. ज़ाहिरी बात है, जब हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा तो जो चाइल्ड बेयरिंग वमेन है तो उनके लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के कम्प्लिकेशन जो है वो आने ही थे। ठीक है, उनको भी इन कम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ता था। ठीक है, सम डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल इन दिस स्टेज। इसी तरह से आजकल के ज़माने में भी जो तरक्की पजीर ममालिक है वो इस तरह के सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है सेकेंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। The second epidemiological transition began roughly 2000 years ago with Industrial Revolution. इसी तरह से सेकेंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की शुरुआत जो है वो तकरीबन 200 साल पहले जो है उसकी शुरुआत हुई थी, जब सनती इलाके या जो सनत है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आए, रिवोल्यूशन आई। ठीक है, रिवोल्यूशन आना शुरू हुई। ठीक है, तो तब से इसकी शुरुआत हुई। वेल मैनी ऑफ द एग्जिस्टिंग डिजीज़ brought forth during the first transition certainly did not go away. New chronic non-infectious degenerative diseases were added to the mix. ठीक है, और इस दौर में जो एपिडेमिक डिजीज़ है, जो पेंडेमिक डिजीज़ है, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो जो है मज़ीद आगे ना बढ़ी, उस पर काबू पा लिया गया और इसकी जगह जो क्रॉनिक डिजीज़ है, जो नॉन इन्फेक्शियस और डीजेनरेटिव डिजीज़ हैं, इन्होंने जगह ले ली। ठीक है, दिस फेज वाज डिस्क्राइब एज, इसको एज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक भी कहते हैं। ठीक है, बाय उमरान। इट इन्वॉल्व अ रिडक्शन इन द प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड अ फॉल इन मोर्टेलिटी रेट। ये वो दौर था जिसमें वबाई अमराज में भी खातिर ख्वाह कमी आ गई थी और इसके साथ साथ जो अमवात की शरह है उसमें भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ आ गई थी। क्रूड डेथ रेट जो है वो रीचेज़ a level of less than 30 death per 1000 population। 1000 population में 30 से भी कम तादाद में लोगों की जो है डेथ हुआ करती थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी बहुत कमी आ चुकी थी, मतलब हर 1000 लाइव बर्थ में 150 बच्चे जो है उनकी क्या होती थी, डेथ होती थी। एज अ कंसिक्वेंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसमें इंक्रीज़ आ गई और लोगों की जो एज है, मैक्सिमम एवरेज एज जो है वो 35 से लेकर 50 साल तक पहुंच गई थी। पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी वो 40 साल तक होती थी, लेकिन इसमें 35 से लेकर 50 ईयर्स एज तक पहुंच गई थी। Increased economic growth led a sharp fall in death from infectious diseases and from malnutrition। ठीक है, जब माशी हालात में बेहतरी आए तो इसकी वजह से जो अमवात की शरह है इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से जो हुआ करती थी तो उसमें भी डिक्रीज़ आ गई और जो ग़िज़ा की कमी से हुआ करती थी तो उसमें भी डिक्रीज़ आ गई। दिस इम्प्रूवमेंट अकर्ड बिफोर इफेक्टिव एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वाज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग इंटरवेंशन। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट आए हुई थी तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है इसमें इफ़ेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले आई हुई थी और कुछ चीज़ों को बेहतर करने की वजह से आई हुई थी। सबसे पहले जो पानी है, ठीक है, पानी का सिस्टम जो है उसको ठीक किया गया। ठीक है, पीने के लिए साफ़ पानी जो है फराहम किया गया। सैनिटरी जो सीवेज सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया गया। मॉस्कीटो सुपर सप्रेशन जो है इस पर जो है काबू पा लिया गया। इसी तरह से जो फूड सेफ्टी है इसके लिए इकदामात किए गए और इसके साथ साथ
प्री एंड पोस्ट नेटल केयर जो है इसको इम्प्रूव किया गया। तो इसकी वजह से जो डेथ रेट है इसमें कमी वाक़या होना शुरू हुई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बेहतरी आना शुरू हुई। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइनली द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर एंड हेल्थ टेक्नोलॉजीज, और इसी तरह से इसी स्टेज के आखिर में मॉडर्न हेल्थ केयर और हेल्थ टेक्नोलॉजीज जो है वो मुतारिफ हुई, मतलब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मुतारिफ हुए। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक की जो है इंट्रोडक्शन हुई। एंटीबायोटिक जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक जो है वो मुतारिफ किए गए। इनेबल द कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ सच एज डिप्थीरिया, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें डिप्थीरिया हो गई, पोलियो हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गए, इस पर काबू पा लिया गया। टेक्नोलॉजी आल्सो ब्रॉड विद इट्स स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज, केमिकल टॉक्सिन्स, working indoor stress, greater access to less healthful food, bedside advances in medicines and sanitation. And with this second transition we have seen rises in allergies, asthma, automobile disorder and sexually transmitted diseases as well। ठीक है, इस स्टेज की वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसमें तो कमी वाक़या हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो ख़तरनाक गैसेस है उसकी शरह में इजाफ़ा हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसकी वजह से लोग स्ट्रेस का शिकार होना शुरू हुए, लोग जो है इंडस्ट्रीज़ में मसरूफ़ होना शुरू हुए। ठीक है, उनके जो एक्सरसाइज है वो कम हो गई, तो इस वजह से लोग मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जीज़, अस्थमा, ऑटोमोबाइल डिसऑर्डर और इसी तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में मुब्तला होना शुरू हुए। फिर इसके बाद हमारे साथ थर्ड स्टेज आता है जिसको हम थर्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन कहते हैं। बिगिन इन द लेट 20th सेंचुरी, दिस फेज वाज डिस्क्राइब एज द एज ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, अब थर्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन ये 20वीं सदी के आखिर में जो है इसकी शुरुआत हुई। इसको एज ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी कहते हैं। इस थर्ड स्टेज में जो है जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे और इसकी जगह जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ है वो पैदा होना शुरू हुई। द मेजर काज ऑफ डेथ जो है यहाँ पर क्रॉनिक डिजेनरेटिव और मेन में डिजीज़ का वजह से लोगों की जो अमवात है वो हुआ करती थी। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है उसमें कमी आना शुरू हुई। लोगों की जो डेथ है वो ट्रामा की वजह से होना शुरू हुई। ठीक है, लोगों की जो डेथ है वो क्या कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से जो है वो शुरू हुई। ठीक है, इसी तरह से CHD की वजह से शुरू हुई। मज़ीद आगे कहते हैं कि द ड्यू टू लो लेवल ऑफ मोर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी देयर इज़ लिटिल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, क्या होता है मोर्टिलिटी रेट में तो कमी आ जाती है। ठीक है, मोर्टिलिटी रेट तो डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ फर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जितने भी फैमिलीज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें वमेंस जो है वो काम करना शुरू कर देती है, जॉब्स करना शुरू कर देती है, उनके लिए बच्चे पालना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से फैमिली प्लानिंग करना शुरू कर देती है, तो जिसकी वजह से बच्चों की जो पैदाइश है उसकी शरह में कमी वाक़या हो जाती है। अब मोर्टिलिटी के डिक्रीज़ होने की वजह से, फर्टिलिटी के डिक्रीज़ होने की वजह से दोबारा से वही सिचुएशन हो जाती है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, वो दोबारा से स्लो हो जाती है। ठीक है, क्रूड डेथ रेट स्टेबलाइजेज एट द लेवल ऑफ लेस देन 20 डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, और क्रूड डेथ रेट जो है वो 1000 पॉपुलेशन में 20 से भी कम लोगों की जो है अमवात की जो शरह है वो हो जाती है। बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज इन्फेंट मोर्टिलिटी रीचेज अ लेवल ऑफ लेस देन 25 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, और इसी तरह से जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो तकरीबन 1000 लाइव बर्थ में 25 से भी कम
तादाद में बच्चों की जो अमवात है वो हो जाती है। When the health transition is at an advanced stage, life expectancy में exceed 80 years और life expectancy जो है वो तकरीबन 50 years से exceed करके 80 years तक जो है पहुंच जाती है और इससे भी बढ़ जाती है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट जो स्टेज है, ठीक है, उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 25 to 40 थी, फिर सेकंड में जो है वो 35 to 50 हो गई और अब लास्ट स्टेज में जो है ये 80 ईयर्स से भी बढ़ जाती है। मतलब लोगों की जो उम्र है वो 70-80 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। हाउएवर द प्रेवलेंस ऑफ वन और मोर डिजीज़ मीन्स दैट सच अ लॉन्ग लाइफ आल्सो इंक्लूड ऑन एवरेज अ रिलेटिव लॉन्ग पीरियड ऑफ मोर्बिडिटी। तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ इनको डीजेनरेटिव डिजीज़ जो है वो लाहक हो जाती है और वो बीमारी उनके साथ पूरी ज़िंदगी रहती है। सो आप देख सकते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, उसकी शरह में इंक्रीज़ आ जाती है और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ थी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो ये आपके पास 3 स्टेजेस थे जो कि मैंने आपको बताए। Although death is a universal reality, the condition or diseases that causes death have changed over time, ठीक है। मतलब ये है कि मौत जो है ये एक हकीकत है, हर एक जानदार चीज़ को जो है वो मौत का जायका जो है चखना है, लेकिन जो मौत के काजेज़ है वो क्या होते हैं, वक्तन फ़वक्तन चेंज होते रहते हैं। आजकल के ज़माने में अगर हम डेथ की वजूहात देखें तो कैंसर की वजह से लोग जो है मरते हैं 60 ईयर्स से, जो है मतलब 60 सालों से लोगों की जो अमवात है कैंसर की वजह से हो रही है बिफोर significant public health intervention, infectious diseases and accident. The first half of the 20th century saw several significant public health improvement, including immunization against smallpox and diphtheria, milk pasteurization to prevent bovine tuberculosis, and chlorination to disinfect drinking water. In addition, routine childhood immunization become common during this period, ठीक है। तो सिंपल बातें हैं ये यहाँ पर की गई है। लाइफ अल्टरिंग साइंटिफिक डिस्कवरी सच एज इंसुलिन और पेनिसिलिन की डिस्कवरी की वजह से लोगों की जो जिंदगी है वो चेंज हो गई। आल्सो लेड टू ट्रीटमेंट दैट वर मोर इफेक्टिव फॉर डायबिटीज़ एंड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 6 एपिडेमियोलॉजी का, जो कि आज मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।